ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर आरपी सेंटर फॉर ऑफ्थैल्मिक साइंसेज के प्रोफेसर और हेड डॉक्टर जेएस तित्याल। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश में कोरोना की स्थिति को लेकर हम लगातार ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें आप प्रश्न पूछते हैं, जिज्ञासाएं अपनी शांत करते हैं कोरोना और उससे जुड़े हुए सवालों को लेकर। लगातार हम देश के बड़े बड़े विशेषज्ञों को आपसे रूबरू कराते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी जिज्ञासाएं और आपके जो प्रश्न हैं वो शांत हो सकें और आप ज्यादा से ज्यादा सलाह मानकर हमारे डॉक्टर्स की, हमारे विशेषज्ञ की, आप अपने आप को कोरोना और दूसरे रोगों से अपना बचाव कर सकें। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर तित्याल, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, जो कि आज हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे, आपकी जिज्ञासाओं को शांत करेंगे। डॉक्टर तित्याल, स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले देश में इस समय क्या स्थिति है कोविड को लेकर, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 107 करोड़ 95 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। डॉक्टर तित्याल, आज अपने कार्यक्रम की शुरुआत हम कुछ अलग तरीके से कर रहे हैं। मौसम बदल रहा है। इस मौसम बदलते हुए मौसम के अंदर कोरोना को लेकर एक फेवरेट मौसम माना जा रहा है, जैसा कि पिछले 1-1.5 साल से हम लगातार देख रहे हैं। ऐसे में बुजुर्गों को क्या कुछ खास सावधानियां बरतनी चाहिए कोरोना को लेकर? नवीन, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं कि हमने देखा है पिछले जो 2 साल हमारे निकले हैं, यही टाइम रहा है। इस महीने से ही शुरू होता है और जाके पीक होता है मार्च अप्रैल में जाकर के। लेकिन हम इस बार देख रहे हैं कि जो हमारे नंबर ऑफ केसेस जो हर दिन हमारे देश में हो रहे हैं, उनकी संख्या जो है उतनी ज्यादा नहीं है जितनी पिछले साल थी। तो एक अच्छी हमारी एक मुहिम है कि जो है बीमारी को रोका जाए इसी लेवल में या इसे कम किया जाए। जैसे आपने सही कहा कि टीकाकरण जो है इसका एक मुख्य कारण हो सकता है, और जैसे सरकार की जो एक व्यवस्था थी उसमें जो है 60 साल से ऊपर के लोगों को पहले टीकाकरण कराया गया था, उससे उनका बचाव जरूर हुआ होगा। इसमें फिर भी हम जानते हैं कि बीमारी फिर भी फैल सकती है जिनमें टीका हो चुका हो। तो ऐसे में जो लोग बूढ़े हैं उनको या कोई ऐसी बीमारी हो जिससे उनकी कोविड पकड़ने की जो है क्षमता ज्यादा हो जाए या उसको रोकने की क्षमता कम हो जाए, ऐसे सिचुएशन में प्रॉपर प्रिकॉशन ये होगा कि आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाए। यदि आपको कोई बीमारी है तो उसको ठीक से कंट्रोल में रखिए, और ये जरूर रखें कि घर में मेहमान जब आते हैं तो वो भी जो है मास्क लगा के आए, क्योंकि पता नहीं किसको बीमारी हो, क्योंकि बड़े सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनमें सिम्टम्स होते ही नहीं है और बीमारी फैला सकते हैं जी। और एसिम्प्टोमेटिक लोग जो है ज्यादा होते हैं जिनको वैक्सीन लगा हुआ हो, तो उनको तो खुद की बीमारी बहुत कम होती है, लेकिन वो बीमारी फिर भी फैला सकते हैं। तो इसलिए जो है प्रिकॉशन अभी भी रखना जरूरी है। यदि आपको वैक्सीन लगा हो 2 डोज, या जो आपसे मिलने आ रहे हो उनको भी वैक्सीन लगा हो, तब भी खतरा बन सकता है जी। और मैं चाहता हूं कि आपके फेस्टिवल सीजन में आपके घर में बच्चे आते हैं, बड़े सारे और मेहमान आते हैं, उनके द्वारा भी इन्फेक्शन फैल सकता है। तो थोड़ी सी दूरी बनाए रखिए और अपने हाथों को धो के रखिए। जहां तक हो सके मास्क पहने, या फिर ऐसी जगह में बैठे जहां थोड़ी सी खुलापन हो। ओपन एरिया में बैठेंगे तो चांसेस कम हो जाएंगे जी। डॉक्टर, कहा जाता है और ये प्रूवन भी है कि एरोसोल के जरिए कोरोना फैलता है, सांसों के जरिए फैलता है, लेकिन ये भी सत्य है कि आंखों के जरिए भी कोरोना से पर्सन इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ऐसे में हमें इन्हें किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए कि कोरोना जो है हमारे नेत्र से होकर हमारे शरीर में प्रवेश न कर सके? हाँ, आपने बिल्कुल ये सही कहा है। आंखों के द्वारा भी कोविड की बीमारी फैल सकती है। ये जो आंखों में हमारे सिक्रीशन होते हैं, जिसे हम टीयर कहते हैं या आंसू कहते हैं, उनमें ये कोविड वायरस पाया जाता है। जब आदमी को कोविड का इन्फेक्शन हो रहा हो, तो उसमें किसी आदमी को कोविड की बीमारी हो रही हो, खांसी जुकाम हो रहा हो या लंग्स में प्रॉब्लम हो रही हो, साथ में दोनों आंखों में लालीपन आ जाए, कीचड़ आ रहा हो,
आंखों में सूजन हो, तो इसमें पता चलता है कि उसकी आंखों में भी बीमारी चल रही है। तो उसके जो सिक्रेशन होंगे उसके हाथ में लग सकते हैं, या उसके जो रुमाल है या जो पेपर यूज करता है उसमें लग सकते हैं, उसके द्वारा दूसरे को इन्फेक्शन फैल सकता है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट एरिया है जहाँ से बीमारी फैल सकती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि अपने हाथों को हमेशा धो के रखिए, किसी से हाथ नहीं मिलाएं। यदि आपको आंखों में लाली आ रही हो तो एक अच्छा सा जो है बड़ा सा गॉगल पहन सकते हैं, चश्मा पहन सकते हैं, जिससे कि ये आपकी आंखों की प्रोटेक्शन हो सकती है, दूसरे को बीमारी भी नहीं फैल सकती है। यदि गलती से आंख में हाथ लग जाता है तो इमीडिएटली हाथों को धो लीजिए। और जो है क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसका कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है आंखों में डालने के लिए। फिर भी सुविधा के लिए आर्टिफिशियल टीयर्स या फिर एंटीबायोटिक कवर कर सकते हैं, जिससे कि जो है कोई दूसरा इन्फेक्शन आंख में न हो जाए। जी, ये जरूरी है कि आपको यदि लाली हो रही है तो अपना बचाव और दूसरों का बचाव करना भी बहुत जरूरी है। जी। डॉक्टर, अगर कोई व्यक्ति एसिम्प्टोमेटिक है, उसमें बहुत ही कम लक्षण हैं और उसको मोतियाबिंद हो रखा है और उसे ऑपरेशन की भी सलाह दी गई है, ऐसे में उसे क्या करना चाहिए? क्या मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन है उसे तुरंत कराना चाहिए या फिर कुछ वक्त तक इंतजार करना चाहिए? नहीं, इस हिसाब से कोई भी ऑपरेशन शरीर का हो, यदि आपको इन्फेक्शन हो रहा हो कोविड का, चाहे आपको एसिम्प्टोमेटिक क्यों न हो, तो ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। क्योंकि जहां तक आंखों के ऑपरेशन में सबसे ज्यादा ऑपरेशन आपने सही कहा मोतियाबिंद या कैटरेक्ट के लिए होता है। ये इलेक्टिव सर्जरी होती है, आराम से इसको प्लान करके ऑपरेशन कर सकते हैं। बहुत कम सिचुएशन होता है जहां इमरजेंसी आ जाती है जी। तो ऐसे सिचुएशन में हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। लेकिन रूटीन कैटरेक्ट है तो हम चाहते हैं कि आपको कोविड की बीमारी हो गई हो, उसके बाद आप रिकवर कर जाते हो तो कम से कम 4 या 6 हफ्ते वेट करके ऑपरेशन कराना चाहिए। जी। पूरे देश में एक ये रेगुलेशन है कि जो भी आदमी सर्जरी कराने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं या भर्ती होते हैं, उनका हम RT-PCR कोविड कर लेते हैं, तो उससे पिकअप हो जाता है कोई आदमी एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव तो नहीं है, तो सर्जरी कैंसिल करके वेट करके जब नेगेटिव हो जाता है तो उसके बाद ऑपरेशन करते हैं। जी। डॉक्टर साहब, किसी व्यक्ति को अगर कैटरेक्ट है और कोरोना, जैसा कि हमने भी बात की, उसको कोरोना भी है और कुछ टाइम बाद जैसा कि आपने कहा कि उनको ऑपरेशन करवाना चाहिए, तो इस दौरान उसे किन दवाइयों पर रहना होगा और क्या उसको खास ख्याल रखना होगा ताकि उसका मोतियाबिंद या कैटरेक्ट है और न बढ़े? आपने बहुत ही अच्छा ये सवाल किया है। जहां तक कैटरेक्ट है उसमें कोई खास दवाई की जरूरत नहीं होती कि दवाई से कैटरेक्ट का कंट्रोल नहीं कर सकते हम लोग। उसमें ये देखना होता है कि आंखों में लाली या दर्द या पेन ना हो जाए, तो इससे पता चलता है कि कॉम्प्लिकेशन ना हो रहा हो। यदि आपको कोई और बीमारी हो, जैसे जो बाकी सारे आंख की बीमारी होती है, जिसमें लगातार दवाई डालने की जरूरत पड़ सकती है, जिसे हम काला मोतिया कहते हैं या ग्लोकोमा, उसमें रूटीनली दवाई डालने की आवश्यकता होती है, तो डालते रहें, उसको बंद नहीं करना है आपको। यदि आपको डायबिटीज हो रही है, डायबिटीज के कारण आंखों के पर्दे में खराबी आ रही है, उसके लिए ऑपरेशन की जरूरत है, तो उसके लिए भी डायबिटीज को कंट्रोल में रखना, अपना ब्लड शुगर कंट्रोल करिए, लिपिड प्रोफाइल कंट्रोल में रखिए, खाने पीने की जो एक डाइटरी चार्ट है उसको रेगुलरली लेते रहें। जो लोग की आंखों में ड्राइनेस की दुविधा हो रही हो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हर एज ग्रुप में आजकल ड्राइनेस बहुत बढ़ रहा है, तो ऐसे में भी जो लगातार जो आर्टिफिशियल टीयर्स है वो डालते रहने चाहिए। यदि आपको बीमारी हो रही हो, रिकवर हो गए हो या फिर अब नॉर्मल आदमी हो। इनफैक्ट आप देखेंगे रिकवरी के बाद भी जो है आंखों की समस्या कोरोना के बाद बढ़ जाती है। उसमें मुख्यतः आंखों में लाली होना, इरिटेशन होना, थकान होना, कभी कभी आपकी नजर में धुंधलेपन आ जाना, और सबसे खतरनाक बीमारी जो हमने देखी है इस सेकेंड वेव में, कभी कभी आपको म्यूकर या ब्लैक फंगस की बीमारी हो सकती है, उससे भी आपकी नजर जा सकती है। तो रिकवरी होने के बावजूद भी आपको अपने सिस्टमिक प्रोफाइल, जैसे ब्लड शुगर या डायबिटिक पेशेंट को अपना केयर करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आंखों की नजर खराब उन्हीं में होती है जिसमें डायबिटीज कंट्रोल में नहीं रहता। जी। डॉक्टर, कोरोना के बाद अगर किसी व्यक्ति की आंख में कोई दोष आ जाता है तो क्या वो अपने आप ही धीरे धीरे ठीक हो जाता है, जैसे कि कोरोना से संबंधित और बीमारियों में होता है कि अगर कोरोना हो गया, कुछ बीमारी जैसे शुगर बढ़ जाती है तो वो धीरे धीरे अपने आप, डॉक्टर कह रहे हैं, ठीक हो जाती है। ऐसे में क्या आंखों के जो रोग हैं क्या वो भी धीरे धीरे अपने आप ठीक हो सकते हैं क्या? हाँ, कुछ इसमें आप जैसे मैंने बताया था, कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो मरीज को पहले से ही होती है। जैसे डायबिटीज था, उसके पर्दे में डायबिटीज का असर आ रहा था। अनफॉर्चुनेटली कोविड हो गया,
तो कोविड में उसको भर्ती होना पड़ा, उसको स्टीरॉयड मिला या ऑक्सीजन मिला लंबे समय तक, तो पूरी डायबिटीज का जो असर आंख में तो खराब कर सकता है पूरी आंख को, तो उसकी रिकवरी में टाइम लग सकता है या इलाज करना पड़ सकता है जी। जिन लोगों को कोई बीमारी नहीं थी और कोरोना के टाइम में उनको प्रॉब्लम आ गई, जैसे आंखों में लाली आना या फिर चश्मे का नंबर चेंज हो जाना या फिर डायबिटीज के कारण पर्दे में असर आ जाना, ऐसे लोगों की बीमारी सही में जल्दी में पकड़ में आ जाए तो उनकी बीमारी ठीक कर सकते हैं और नॉर्मल हो सकते हैं जी। कभी कभी कुछ मरीज ऐसे होते हैं जी नहीं डॉक्टर साहब आप कहिए अपनी बात कहिए। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनकी आंखों में अचानक सूजन आ जाती है तो उनकी रिकवरी जल्दी हो जाती है। जी डॉक्टर, कभी कभी ये भी देखा गया है, इस दौरान हमने ये भी देखा कि किसी स्वस्थ व्यक्ति को कोरोना हो गया। स्वस्थ मेरा मतलब है कि उसे आंखों का कोई भी रोग नहीं था। ऐसे में अगर क्या उस व्यक्ति को भी कोरोना के बाद आंखों का कोई रोग हो सकता है क्या? जरूर हो सकता है कि जो कोविड के एक दो असर है, एक तो डायरेक्टली आंखों में इन्फेक्शन करना जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, दूसरा कोविड बीमारी होने के कारण बाकी शरीर में भी असर पड़ता है तो आंखों में असर पड़ जाता है उसका। उसमें सबसे ज्यादा असर जो है पीछे के पर्दे में होता है जिसे हम रेटिना बोलते हैं। इसमें आंखों में ब्लीडिंग हो सकती है, आंखों में सूजन आ सकता है, पानी बढ़ सकता है आंखों के लेयर में। कभी कभी जो नस होती है जिससे रोशनी दिमाग में जाती है उस नस में भी सूजन आ सकती है और नस खराब भी हो सकता है जिससे हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। ये ऐसी बीमारी जिसमें आपकी विजन या नजर खराब हो सकती है। कुछ बहुत सिंपल होते हैं जैसे आंखों में पानी आना, ये आप देखेंगे आंखों में जो पानी आता है और धीरे धीरे नाक में चला जाता है। एक नली होती है जिसके थ्रू नाक में चली जाती है। जब पूरा इन्फ्लेमेशन होता है आंख में, जो आपके ओरल कैविटी नाक में, ये म्यूकस मेम्ब्रेन आंख से जुड़ा रहता है जी। तो कभी कभी आंखों की जो पानी की नलियां बंद हो सकती है तो लगातार पानी आ सकता है, स्पेशली ओल्ड एज ग्रुप में बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है बाद में। जी डॉक्टर साहब, हम इस पे अपनी चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। इस बीच हमारे पहले श्रोता जो है वो हमसे जुड़ चुके हैं, महाराष्ट्र के ठाणे से गुरुनाथ जी। गुरुनाथ जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। सर नमस्कार। नमस्कार गुरुनाथ जी, क्या जानना चाहते हैं? सर मेरा सवाल है अपना ये जो क्लाइमेक्स जो वातावरण में बदलाव जो होता है जी, जो कोरोना का मतलब नेचर क्या बदल जाता है, किस मौसम में कैसे वो खामोश रहता है, मतलब ऐसे कुछ रिसर्च सर हुआ है। और दूसरा सवाल मेरा ये वैक्सीन के बारे में सर, जैसे कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, अगर इनमें से अगर कोवैक्सीन लेने के बाद अगर वो गलती से कोविशील्ड लगती है तो सर इसका साइड इफेक्ट्स होता है या एंटीबॉडी ठीक बनने में कुछ दिक्कत आती है? थैंक यू सर। डॉक्टर, ये मुख्य रूप से जानना चाहते हैं कि वातावरण में अगर बदलाव होता है तो क्या उसका भी असर हो सकता है कोरोना वायरस पर? इनका सवाल काफी अच्छा है। जहां तक हमने देखा है पिछले 2-2.5 साल से जब से कोरोना का पैंडेमिक चला है पूरे वर्ल्ड में, इसका जो है वातावरण या टेम्परेचर से कोई रिलेशन नहीं है। हम ये नहीं सोचते हैं कि गर्मी आ जाएगी तो कम हो जाएगा या जाड़ा हो जाएगा तो कम हो जाएगा। इसका डायरेक्ट कोरिलेशन है हमारे एक्टिविटी के साथ। जहां पर ज्यादा भीड़ होगा, जहां पर लोग ज्यादा जमा हो जाएंगे, वहां पर ही बीमारी फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि भारत देश में भी जब भी हमारा ये एपिसोड आया है, ये फेस्टिवल सीजन से शुरू होता है और धीरे धीरे जाके फिर अप्रैल मई जून में जाके खत्म होता है। तो ये डायरेक्टली लिंक करता है कि कहाँ पर भीड़ भड़ाका वाला इलाका है और कैसे लोग जो है अपना प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं, उससे रिलेशन है। मैं जरूर जानता हूँ कि जब भी आपका ये मौसम चेंज होता है तो एक सर्दी खांसी की बीमारी बढ़ जाती है। वो भी इसलिए होता है कि आदमी की जो है रहन सहन या उनके जो चाल डाल या रहने, वो जो आपकी मार्केटिंग है या भीड़ भड़ाका इलाका है या फिर ठंड से कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, जिसको पहले से ही लंग की डिजीज हो, अस्थमा हो या फिर क्रॉनिक डिजीज हो, रेस्पिरेटरी डिजीज, उनमें जो है बाकी वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है जिसे हम इन्फ्लुएंजा कहते हैं या कॉमन फ्लू कहते हैं जी। वो बीमारी भी फैल सकती है, उससे भी लोगों की इम्यूनिटी कम हो सकती है, तब कोरोना के अटैक होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। दूसरा सवाल जो उनका ये था कि वैक्सीनेशन का, भारत देश में कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों चल रहे हैं और दोनों का असर काफी अच्छा है। आपने सुना ही होगा कोवैक्सीन भी जो है WHO ने अप्रूव कर दिया है रिसेंटली, और उनका जो
हमने देखा है कि जब भी जिन लोगों को दोनों वैक्सीन लग जाता है तो उनकी इफेक्टिविटी काफी बढ़ जाती है जी। तो एक एपिसोड ऐसा हुआ था जहां पर कुछ लोगों को पहले कोवैक्सीन लगा हुआ था और गलती से जो है कोविशील्ड लग गया था सेकेंड डोज में जी। उन सारे लोगों का आईसीएमआर ने स्टडी किया था, उनमें कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं आया था। इनफैक्ट ये देखा गया था कि उनकी जो एंटीबॉडीज बने थे वो ज्यादा बने थे जी। तो इसलिए अब पूरे वर्ल्ड ओवर रिसर्च हो रही है कि हम क्या मिक्स एंड मैच कर सकते हैं जी। तो इसमें भी बात चल रही। तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी हमारे पास एक सब्सटेंशियल रिजल्ट आ जाएगा कि हम मिक्स और मैच कर सकते हैं जी। अभी तक तो ऑफिशियली जो है मिक्स नहीं करना चाहिए, सेम ही वैक्सीन का डोज दोबारा लगाना चाहिए। हमारे अगले श्रोता हैं कुल्लू से राजू सिंह जी। आइए उनका प्रश्न सुनते हैं। राजू जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार। नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं? सर मेरे 2 प्रश्न हैं छोटे छोटे जी। सर एक है कि ये सर ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और सर ब्लू फंगस में अंतर क्या है? तो ये सर कि इनमें से कौन सा सर खतरनाक है? देखिए सर मैं दूसरा प्रश्न है कि सर विटामिन डी से कहते हैं कि जो है कोरोना सट जाता है, क्या बात सही है? क्योंकि यूरोप में जो है सर्दी में कम होती है तो इसलिए कहते हैं कि सर्दी में ज्यादा कोरोना बढ़ता है तो हमारे यहाँ पर ज्यादा होती है इसलिए इसका कम असर होता है। जी। जी डॉक्टर, मैं सुन लिया क्या? तो पहला जो दूसरा क्वेश्चन था तो सेम ही क्वेश्चन है। जहाँ तक ठंड या गर्मी या धूप का है उसका असर हमें एग्जैक्टली पता नहीं है। साइंटिस्ट ने ऐसा कोई प्रूव नहीं किया है कि अब ज्यादा धूप पर है तो आपको विटामिन डी लेवल ज्यादा हो शरीर में तो आपको कोरोना वायरस कम होगा। तो भारत देश में हमेशा चर्चा रहती है कि हमारे देश में इन्फेक्शन कम है और डेथ रेट भी कम है, तो उसका बड़े सारे कारण लोग बताते हैं। उसका खास एक डायरेक्ट एसोसिएशन बता नहीं सकते हैं। मैं ये जरूर कहूंगा कि आप ये सोचिए कि कोई भी मौसम हो हमें फिर भी प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है जी। अच्छा हो या खराब मौसम हो जी। दूसरा इनका अगला प्रश्न था फंगस के बारे में जानना चाहते थे। हाँ, फंगस जो है कोई भी फंगस इन्फेक्शन हो, व्हाइट हो या ब्लैक फंगस हो, शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। दोनों क्योंकि फंगस ऐसी चीज होती है जो पूरे हमारे वातावरण में, इन्वायरमेंट में, हमारे आसपास में हमेशा रहती है। वो तभी आपको अटैक करता है जब आपके शरीर की इम्यूनिटी या रेजिस्टेंस कम हो जाती है। जब भी रेजिस्टेंस कम होगा तो ये फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। तो नॉर्मली हमने देखा है कि जिन लोगों को डायबिटीज है या जिनको कैंसर है, जिनको कैंसर की दवाइयां दी जा रही हो, जिनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, उनमें ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता था पहले भी। कोविड के टाइम में क्या हुआ कि सडनली आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, आपको इतने सारे स्टीरॉइड दे देते हैं, आपका डायबिटीज का बीमारी है तो पूरा डायबिटीज का कंट्रोल खराब हो जाता है, या कभी कभी डायबिटीज प्रोड्यूस हो जाता है ट्रीटमेंट के दौरान ही। तो ऐसे लोगों को जो है फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, दोनों तरह के, व्हाइट भी ब्लैक भी। जी। ब्लैक जो है डायरेक्टली जो है डायरेक्टली जो है नाक, मुंह और कान और आंख में असर करता है, तो उसमें जो है ज्यादा डेथ होने के चांसेस रहते हैं। जी। हमारे अगले श्रोता हैं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी। रिंकी जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। जी, स्वागत के लिए धन्यवाद। नवीन सर नमस्कार। जी नमस्कार। और आपके साथ एक्सपर्ट है उन्हें भी मेरा नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी जी सर, बिल्कुल। जैसे सर मेरा क्वेश्चन है सर, नेत्र विशेषज्ञ सर तो हैं? जी 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 सर, उसी के बारे में मुझे भी पूछना है। जैसे सर मैंने एक बार अपनी आंख मतलब चेक करवाई थी, तो फिर वहाँ तो मुझे बी को मैंने वाई बोल दिया था, तो उसमें डिफरेंट होने के कारण उन्होंने मेरे लिए चश्मा बनवा दिया। उन्होंने चेक किया आंख को तो बोले कि 0.16 निकला है, आपकी आंख पे चश्मा लगेगा। मैं चश्मा सर 1 साल तक यूज किया, उसके बाद में चश्मा जब मैं लगाने लगी तो वो धुंधला टाइप करने लगा, मेरा सर चकराने लगा। उसके बाद में अब क्या होता है सर, अब ऐसा सिचुएशन हो गया है कि जो मेरे मतलब आंख है उसमें खुजली होती है और कीचड़ आती है, तो क्या हम चश्मा लगाना वो बंद कर दे और हमें आंख दोबारा चेक करवानी चाहिए? ये सर से जानना चाहते हैं। धन्यवाद जी। आपका इसमें 2 अलग अलग चीज है। एक तो आपको जो है पहला चेकअप हुआ तो बहुत कम नंबर था आपका, 0.16। उतना कम नंबर लगाने की जरूरत नॉर्मली पड़ती नहीं है, तो तभी हम नॉर्मली देते हैं यदि आपको सिलिंड्रिकल पावर हो और उससे आपकी नजर साफ हो रही हो। और आज जैसे आप बता रहे हैं कि आप बहुत कंफर्टेबल नहीं है उस चश्मे के नंबर से, तो पहला सजेशन होगा या तो चश्मा छोड़ दीजिए, उसके पहले एक दोबारा चेकअप करा लीजिए कि आपका एक्चुअल नंबर क्या है आपका।
जहां तक आंख में खुजली लाली ये आपको हो रही है और चश्मे के कारण से नहीं हो रही है, वो जो है आजकल का जो वातावरण, हमारा जो पोल्यूशन है, या जो जहां पर आप काम करते होंगे, या जो आप आंखों में मेकअप लगाते हैं, कभी केमिकल्स होते हैं उसमें, उससे भी आपको एलर्जी हो सकती है, उसके कारण से ये हो रहा है। तो दोनों के लिए चेकअप आप जरूर कराइए। जहां तक मेरा सजेशन होगा, एक सिंपल आर्टिफिशियल टीयर बोलता है, उसका आप डालेंगे तो उससे आपकी खुजली कम हो जाएगी। तो चश्मा हटाने से पहले एक बार दोबारा अच्छी जगह चेकअप जरूर करा दीजिए। जी, हमारे अगले श्रोता हैं बड़ौत से महेश शर्मा। महेश जी, क्या प्रश्न है आपका? नमस्कार जी। जी नमस्कार। सिर में चक्कर आना और आंखों में जलन होना और डबल डबल दिखाई देना, क्या कोरोना के लक्षण है? और दूसरा सवाल है जी, हमें कोरोना से छुटकारा कब तक मिल जाने की संभावना है? जी डॉक्टर तितियाल। पहले तो मैं आपको छुटकारे की बात करूंगा। छुटकारा जो है, यदि आप एक तरह से देखा जाए तो हम अपनी सेफ्टी लेते हैं तो छुटकारा मिल गया है। ये सेफ्टी नहीं लेते हैं तो ये कभी खत्म नहीं होगा। ये वायरस है, हमेशा रहता है। आपने देखा होगा, जैसे जैसे हम इसका इलाज कर रहे हैं, जैसे जैसे लोगों को बीमारी हो रही है, वैक्सीनेशन हो रही है, तो इसका जो है उसका रूप भी चेंज होता चला जाता है। आपने देखा बड़े सारे वायरस के वेरिएंट आ जाते हैं, तो धीरे धीरे वायरस भी इतना चालाक होता है कि अपना रूप चेंज करते चला जाता है। इसलिए 100% ये वायरस हट नहीं सकता है एटमॉस्फेयर से। इतना जरूर है कि इतना कम हो जाएगा कि इससे जो है कोई नुकसान नहीं होगा हम लोगों को। जैसे कॉमन फ्लू होता है वैसे हो जाएगा कुछ आने वाले सालों में, यदि वैक्सीनेशन का प्रोग्राम पूरा चल जाए हमारे देश में तो, और हम लोग प्रिकॉशन लेते रहे। दूसरा जो कह रहे हैं आप, सर में चक्कर आना, डबल दिखाई देना, और जो है कोविड का हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है। यदि आपको कोविड की बीमारी हो रही हो उस दौरान में, यदि आपको डायबिटीज हो या आपको ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो, तो ये हो सकता है। कभी कभी हमने देखा है कि कोविड का जो कॉम्प्लिकेशन है, खून के थक्के जम जाते हैं, वो जो है आपके जो है जो ब्रेन के नसेस होते हैं उसमें भी जम सकते हैं। उसके कारण से जो सप्लाई होती है, नर्व की सप्लाई आंखों में, आंखों के मसल कमजोर हो सकते हैं, इसलिए डबल डबल दिखाई दे सकते हैं। तो ये होता है सीरियस कॉम्प्लिकेशन कोविड का, जिसमें आपको जो है डबल दिखाई देना, सर में चक्कर आना। तो ऐसे में हम सीटी स्कैन करके देखते हैं कि थक्का कहाँ जमा है, तो उसका इलाज कर सकते हैं। जी। और जो वैक्सीनेशन लगाते हैं कभी कभी उसके बाद भी जो है प्रॉब्लम कुछ लोगों को आ सकती है, जबकि उसकी संख्या बहुत कम होती है। हमारे अगले श्रोता हैं जमशेदपुर से तुलसीदास महतो। तुलसीदास जी, स्वागत है आपका। प्रणाम सर। जी प्रणाम तुलसीदास जी, क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर साहब को भी प्रणाम। नमस्कार भैया, प्रणाम। सर मेरा 2 क्वेश्चन है। 12 साल से 17 साल का बच्चों का वैक्सीनेशन कब से शुरू होने का संभावना है? और दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी साहब के जन्मदिन पर जो 250 करोड़ वैक्सीनेशन हुआ था सर, वैसा ही ड्राइव केंद्र सरकार को फिर से करना चाहिए सर। जी डॉक्टर साहब, इनका मुख्य सवाल। आपका बहुत ही अच्छा सुझाव है। जी। देश में यदि हमारी वैक्सीन की प्रोडक्शन इतनी संख्या में हो जाए कि हर दिन जो है हम 2.5 करोड़ लगा सके, तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। आज के डेट में जितनी हमारी जरूरत है उतनी जो है वैक्सीनेशन बन पा रही नहीं बन पा रही, उसमें एक क्वेश्चन मार्क है। जी। जिससे अवेलेबिलिटी हो जाएगी पूरी, तो मुझे नहीं लगता है कि जो हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे। दूसरा जो है कि बच्चों में जो अभी जो ट्रायल चल रहे हैं, कुछ देशों में अप्रूव हो गए हैं। जो फाइजर की वैक्सीन है वो बच्चों में अप्रूव हो चुकी है। इनफैक्ट इंडिया में भी बहुत जल्दी अप्रूव होने वाला है। ट्रायल्स अभी खत्म होने वाले हैं उसके। जितने भी ये 12 साल के नीचे वाले बच्चे हैं उनको भी अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि जैसे स्कूल खुलते जा रहे हैं वैक्सीनेशन का ड्राइव के लिए क्वेश्चन उठता जा रहा है, और ये कंपलसरी भी है हमारे हिसाब से। जी। तो दूसरा जो है एक सिंपल नेजल स्प्रे वाला वैक्सीन की बात चल रही है, जो बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, वो ज्यादा सेफ्टी है बच्चों के लिए। जी। हमारे अगले श्रोता हैं गाजियाबाद से मोहम्मद यामीन। यामीन जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार। नमस्कार यामीन जी, क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। नमस्कार भैया। सर मैं यामीन भाई रेडियो वाला, चिरौड़ी, लोनी जिला का। जी कहिए। सर मैं जानना चाह रहा हूँ, ब्लैक फंगस ये जिनके कोरोना हो जाता है उन्हीं का होता है या आम आदमी का हो जाता है? जी। क्या ये कोरोना से पहले भी था, ये जानना है। जी डॉक्टर। हाँ यामीन जी, मैंने बताया था ब्लैक फंगस या कोई फंगस का इन्फेक्शन पहले भी होता था, कि जब भी किसी मरीज की इम्यूनिटी इतनी खराब हो जाती है कि उसके जो है
फंगस ग्रो कर जाता है। जैसे आपने देखा हो घर में कोई चीज रखते हैं चीजें तो उसमें अल्टीमेटली फंगस ग्रो कर जाती है। वैसे शरीर में यदि उसके साथ फाइट करने की शक्ति नहीं हो तो फंगस ग्रो कर सकता है। ये हमेशा नाक, मुंह और आंख के चारों तरफ ये फंगस ग्रो करता है। तो पहले भी होता था सीरियस डायबिटिक पेशेंट में, कैंसर पेशेंट में, या जो लोग बहुत ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते थे, एज की बीमारी जिनको होती थी, उनको ये होता था। लेकिन कोविड में एक साथ इतने सारे लोगों को इतनी सारी बीमारी इसलिए हो गई कि बहुत सारे लोग एकदम से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो गए थे, इसलिए ब्लैक फंगस हमें ज्यादा दिखने लगा एट ए टाइम में। जैसे हमारे आरपी सेंटर एम्स की बात करो तो साल में हम लोग करीब 10 मरीज करीब देखते थे ब्लैक फंगस के एक साल में। इस साल जो है सेकेंड वेव में हमें जो है पूरे एक महीने में हमें जो 60 पेशेंट मिले। तो आप देखिए हमारे जो 3-4 महीने का था उसमें कम से कम 250 से 300 मरीज ब्लैक फंगस के आए। जी, हमारे अगले श्रोता हैं दिल्ली से धर्मवीर जी। आइए उनका प्रश्न सुन लेते हैं। डॉक्टर साहब, धर्मवीर जी स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार धर्मवीर गांधी दिल्ली से बोल रहा हूँ। नमस्कार जी। धर्मवीर जी क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब, हमारी सरकार की तरफ से कितनी तैयारी है जो अब जो आने वाली तीसरी लहर की जो बातें पीछे होती थी, हमने अपनी कितनी तैयारी पूरी करके रखी हुई है? और दूसरी बात ये पूछना चाहूंगा, जो प्लाज्मा की थेरेपी जो इलाज होता था वो पीछे रह गया क्या कि नई उसकी कोई विधि आ गई है? और एक छोटी सी बात और, घर घर जाके जो टीका लगाने का अभियान है वो कब से चालू हो रहा है? जी डॉक्टर तितियाल। तो पहले तो मैं घर में टीका वाली बात करता हूँ कि घर में टीका वाली बात अभी इफेक्टिव नहीं है। वो कुछ स्टेट में उन लोगों ने किए थे, लेकिन अगेन वही बात हो जाती है कि वैक्सीन की कितनी डोज आपके पास अवेलेबल कि घर घर जाके लगा पाए। लेकिन ये मेरे ख्याल से बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि इंडिया में तीनों कंपनी काफी इफेक्टिवली जो है प्रोड्यूस कर रही है और हमें कुछ अप्रूवल विदेशी वैक्सीन के भी मिल चुके हैं। जी। जहां तक आप देखेंगे प्लाज्मा थेरेपी के बाद बहुत स्ट्रांगली हमने की थी शुरुआत इसकी, लेकिन धीरे धीरे जिससे हमारे क्लिनिकल रिजल्ट्स आए, जो पब्लिकेशन हुई है रिसर्च की, उसमें इसकी बहुत ज्यादा इफेक्टिविटी जो है बहुत सारे मरीजों में पाई नहीं गई है। हम दो चीज में देखते हैं, एक तो उसकी रिकवरी टाइम में, दूसरा जो है पेशेंट को मरने से बचाने के टाइम में। तो दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं मिला है। जहां पर हमने कंपैरेटिव स्टडी की है जिसने प्लाज्मा थेरेपी की है या जिसने प्लाज्मा थेरेपी नहीं की है, तो ये जो है अभी कोई स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं है कोरोना पेशेंट जो भर्ती हो जाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जहां पर जो भी संस्था, जहां पर जो अस्पताल में काम कर रहे हैं, जो डॉक्टर टीम समझती है कि प्लाज्मा थेरेपी देनी होती है तो देते जरूर है, उसके लिए मनाही नहीं है, लेकिन एक रिकमेंडेड ट्रीटमेंट के अंदर प्लाज्मा थेरेपी अब नहीं है। जी। तो पहला क्वेश्चन जो था आपका कि क्या था, मैं भूल गया। जी डॉक्टर साहब, वक्त बहुत कम है, बहरहाल अपने कार्यक्रम को हमें यही वाइंड अप करना होगा। चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को, लिसनर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो एक ही संदेश है कि बचाव अब भी करना बहुत जरूरी है हमें, इसके कारण से जो है हम अपने आप को बचा सकते हैं। उसमें सबसे मुख्य चीज जो हम जानते हैं जो वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन करने से 2 या 3 फायदा है। एक तो आप बीमारी से बच सकते हैं या दूसरे को बीमारी लगने से बचा सकते हैं। गलती से आपको बीमारी लग जाती है तो बीमारी बहुत ही हल्की होती है और हमने देखा है कि भर्ती होने के चांसेस भी 50% कम हो जाते हैं और डेथ होने के, यदि आपको वैक्सीन लगा है तो डेथ होने के चांसेस 50% कम हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा एक अंतर है वैक्सीन और नो वैक्सीन में। तो मैं कहूंगा आगे आइए, वैक्सीन ड्राइव में जुड़िए और वैक्सीनेशन के लिए काम करिए। जी डॉक्टर तितियाल, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए, अपनी विशेष राय हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन, तो बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम था। जी धन्यवाद। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर आरपी सेंटर फॉर ऑफ्थैल्मिक साइंसेज के प्रोफेसर और हेड डॉक्टर जेएस तितियाल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIR NSD Talks @gmail.com
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।